अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं अपने टॉपिक को, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस को। ये डार्क रिएक्शंस भी कहलाते हैं और फोटोसिंथेसिस के दूसरे मेजर रिएक्शंस होते हैं। क्या मैंने कहा? फोटोसिंथेसिस के ये दूसरे मेजर रिएक्शंस होते हैं। और पहले कौन से होते हैं वो तो हमने पढ़ा है, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस बोलते हैं। तो ये सवाल आपके सामने सबसे पहले मौजूद है, विच मॉलिक्यूल इज रीजनरेटेड एट द एंड ऑफ केल्विन साइकिल। केल्विन साइकिल अभी पढ़ी नहीं है सर, एंड पे पहुंच गए। अलाउइंग कॉन्टिन्यूअस कार्बन फिक्सेशन। सवाल का जवाब देंगे इंशाल्लाह लेक्चर के एंड पर। उससे पहले जरा केमियोस्मोसिस को पढ़ लेते हैं। केमियोस्मोसिस जब हमने देखा था कि साइटोक्रोम से इलेक्ट्रॉन्स जब मूव कर रहे हैं आगे की तरफ, तो कपल्ड मूवमेंट की वजह से एटीपी का सिंथेसिस वहां पर देखने को मिला है। तो व्हाट इज मेंट बाय केमियोस्मोसिस, और केमियोस्मोसिस को डिफाइन करते कैसे हैं? याद रखिएगा, केमिकल ऑस्मोसिस को केमियोस्मोसिस भी कहते हैं। इट इज द मैकेनिज्म ऑफ एटीपी प्रोडक्शन इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इन फोटोसिंथेसिस। अब यहां पर आप देख रहे हैं कि एक प्यारा सा चमकता हुआ हाइड्रोजन बन रहा है। प्यारा सा चमकता हुआ हाइड्रोजन बन रहा है। इसको मैंने क्यों ड्रॉ किया है? असल में यहां पर मैंने आपको समझानी है कपल्ड मूवमेंट। और ये कपल्ड मूवमेंट तब तक समझ नहीं आएगी जब तक आपको नहीं पता होगा कि प्रोटॉन ग्रेडियंट क्या होता है। क्या मैंने कहा? प्रोटॉन ग्रेडियंट क्या होता है? वैसे कुछ आइडिया मैंने आपको क्लोरोप्लास्ट वाला, अगर नम्स के बच्चों ने देखा है लेक्चर, तो मैंने बताया था कि क्लोरोप्लास्ट के केस में जहां पर प्रोटॉन ग्रेडियंट एस्टैब्लिश होता है वो थालाकोइड ल्यूमन होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया के केस में वो इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में डेवलप होता है। यहां पर जो प्रोटॉन ग्रेडियंट एस्टैब्लिश होगा, चूंकि फोटोसिंथेसिस का जिक्र कर रहे हैं, तो कहां एस्टैब्लिश होगा? सबसे पहला ऑब्जेक्टिव आपने याद रखना है, थालाकोइड ल्यूमन में। अब ये प्रोटॉन ग्रेडियंट का सिंपल अगर आपको मतलब समझाऊं तो देखिए, थालाकोइड ल्यूमन में प्रोटॉन्स एक्यूमुलेट हो रहे हैं यहां पर, यानी कि प्रोटॉन्स जो हैं वो हायर कंसंट्रेशन में मौजूद होंगे, और थालाकोइड ल्यूमन से स्ट्रोमा में जब मूव करेंगे तो स्ट्रोमा में डेफिनेटली लोअर कंसंट्रेशन में। तो ये जो मूवमेंट है ना, केमिकल ऑस्मोसिस, एक केमिकल जो कि यहां पर प्रोटॉन है उसके ऑस्मोसिस से जो एनर्जी रिलीज होगी, एटीपी बनेगा, दैट इज कॉल्ड केमियोस्मोसिस। तभी इसको मैकेनिज्म ऑफ एटीपी प्रोडक्शन कहते हैं, इतने सादा सिंपल अल्फाज में। अब इस केमिकल ऑस्मोसिस का सिंपल मतलब यही है कि एक केमिकल है जो कि ऑस्मोसिस करके एटीपी की जनरेशन करवा रहा है इस मैकेनिज्म को इस्तेमाल करके। अब पहला सवाल यह है कि जो एटीपी बनेगा इस मैकेनिज्म से, उसने यूटिलाइजेशन उसकी कहां पर होनी है? सिंपल सी बात है, डार्क रिएक्शंस में होनी है, स्ट्रोमा में होनी है। स्ट्रोमा में इस एटीपी की यूटिलाइजेशन होनी है। NADPH की यूटिलाइजेशन कहां पे होनी है? ये भी डार्क रिएक्शंस में होनी है। और डार्क रिएक्शंस कहां पे होते हैं? स्ट्रोमा में होते हैं। अब यही हमने देखना है कि ये NADPH एग्जैक्टली कहां पर यूज हो रहा है और एटीपी एग्जैक्टली कहां पर यूज हो रहा है। एसिमिलेटरी पावर एग्जैक्टली कहां पर यूज हो रही है और रिड्यूसिंग पावर एग्जैक्टली कहां पर यूज हो रही है। अब अगली बात यह है कि इस केमिकल ऑस्मोसिस में ये जो कपल्ड मूवमेंट का मैं जिक्र करे जा रहा हूं एट साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स के लेवल पर, इसको जरा हमें अंडरस्टैंड। कपल क्या होता है? दो बंदे साथ साथ, डेफिनेटली ऑपोजिट जेंडर वाले। तो कपल्ड मूवमेंट में क्या होगा कि यहां पर सबसे पहले देखो कि सबसे पहले तो उस चीज को रिकॉल करते हैं। यहां पर आपको क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रोमा नजर आ रहा है। ये सारी है थालाकोइड की मेम्ब्रेन जिसके अंदर डिफरेंट किस्म के प्रोटीन्स एम्बेडेड हैं, और यहां पर आपको नजर आ रहा है थालाकोइड ल्यूमन। इसी के अंदर प्रोटॉन ग्रेडियंट एस्टैब्लिश होगा। सबसे पहले तो देखना है प्रोटॉन ग्रेडियंट एस्टैब्लिश होगा कैसे, और यहां पर एस्टैब्लिश होगा, ऊपर छोड़ दो, यहां पर एस्टैब्लिश होगा। थालाकोइड मेम्ब्रेन, ऊपर स्ट्रोमा, नीचे थालाकोइड ल्यूमन। ठीक हो गया। अब देखो थालाकोइड मेम्ब्रेन में क्या कुछ मौजूद है। क्वांटोसोम्स यहां मौजूद होते हैं जिनको हम फोटो सिस्टम्स भी बोलते हैं। इन क्वांटोसोम्स को हम बोलते हैं, एक तो फोटो सिस्टम 2 है जो यहां पर पड़ा हुआ है, फोटो सिस्टम 2, और यहां पर मौजूद है फोटो सिस्टम 1 इससे काफी दूर, जिसको हम P700 भी बोलते हैं। बाकी बीच में इनके काफी सारी चीजें आ जाती हैं। अब क्या हुआ, लाइट ने फॉल किया आपके फोटो सिस्टम 2 के ऊपर। क्या मैंने कहा? लाइट ने फॉल किया आपके फोटो सिस्टम 2 P680 के ऊपर, जहां से इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हुए, इलेक्ट्रॉन होल जनरेट हुआ, वाटर ने आकर इस इलेक्ट्रॉन होल को फिल किया, और अल्टीमेटली यहां पर हम यह बताते हैं कि वाटर के स्प्लिट होने से, क्या मैंने कहा? वाटर के स्प्लिट होने से ऑक्सीजन इवॉल्व होता है। क्या मैंने कहा? ऑक्सीजन इवॉल्व होता है। अब इस ऑक्सीजन ने अल्टीमेटली इस थालाकोइड मेम्ब्रेन को छोड़कर एटमॉस्फेयर को रिप्लेनिश करना है। सवाल यहां से भी एक बनता है कि ऑक्सीजन को कितनी मेम्ब्रेन्स को क्रॉस करना है, वो एक आगे सवाल में डील करेंगे। तो ऑक्सीजन अभी तक प्रोड्यूस कर ली है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स ने कहां मूव करना है? अल्टीमेटली इसके प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास, और प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के बाद इलेक्ट्रॉन्स ने मूव करना है प्लास्टोक्विनोन के पास। प्लास्टोक्विनोन रिड्यूस हो जाएगा, और अल्टीमेटली जब आपके पास यहां से आगे इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होगी तो आपने याद रखना है हाइड्रोजन आयंस मूव करेंगे आपके थालाकोइड ल्यूमन के अंदर। जब इलेक्ट्रॉन्स यहां से मूव करके B6F कॉम्प्लेक्स के पास जाएंगे तो यहां पे याद रखिएगा कि तुम्हें कपल्ड मूवमेंट भी देखने को मिलेगी कि इलेक्ट्रॉन्स एक तो यहां आ रहे हैं
और अल्टीमेटली तुम्हारे पास हाइड्रोजन आयंस भी यहां से मूव करके इधर आ रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज तुम लोगों ने एसोसिएट करनी है कि यहां पर कपल्ड मूवमेंट तुम्हें देखने को मिली है, कपल्ड मूवमेंट। ठीक है, ये है कपल्ड मूवमेंट। तो हाइड्रोजन आयंस अब यहां पे क्या हो गया, एक्यूमुलेट। उसके बाद इलेक्ट्रॉन ने कहां मूव करना है, तुम्हारे प्लास्टोसाइनिन के अंदर। ये प्लास्टोसाइनिन तुम देख रहे हो थालाकोइड ल्यूमन के अंदर पड़ा होता है। आगे मूव करेंगे इलेक्ट्रॉन्स तुम्हारे फोटो सिस्टम 1 के पास, इसका इलेक्ट्रॉन होल फिल कर देंगे जो कि लाइट ने जनरेट किया था। फिर उसके बाद जो इसके इलेक्ट्रॉन्स है वो एक्साइट होकर फेरेडॉक्सिन के पास जाएंगे। फेरेडॉक्सिन फिर एनएडीपी रिडक्टेज के साथ काम करके इसको रिड्यूस करके रिड्यूसिंग पावर जनरेट कर देगा। सारी बात कर ली भी है पहले। बात असल में हमने यहां ये दोबारा रिपीट करने का मकसद नहीं था। नई बात यहां पर बस ये हो रही है कि ये जो हाइड्रोजन आयंस एक्यूमुलेट हो रहे हैं ना, ये मूव कर करके जाएंगे तुम्हारे एक प्रोटीन के पास जिसको बोलते हैं एटीपी सिंथेज। क्या मैंने कहा, एटीपी सिंथेज। अब ये एटीपी सिंथेज से ये प्रोटॉन्स जब अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएंगे, यानी कि थालाकोइड ल्यूमन से स्ट्रोमा की तरफ मूव करेंगे, तो यहां पर इनफ एनर्जी लिबरेट होगी जहां पर एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कंबाइन करके एटीपी को बना देंगे। This is how assimilatory power is generated. Assimilatory power is generated. NADPH भी बन गया, ऑक्सीजन भी बन गया और तुम्हारा ATP चाचा भी बन गया। अभी इस ATP के यूजेस भी पढ़ाऊंगा तुम्हें ढेर सारे, सारा ताकि सम अप हो जाए। तो ATP बन गया बच्चों यहां पर ATP सिंथेज की मदद से। थालाकोइड ल्यूमन प्रोटॉन ग्रेडियंट कहां एस्टैब्लिश हुआ, थालाकोइड ल्यूमन में। प्रोटॉन्स ने मूव करके कहां जाना था, तुम्हारे स्ट्रोमा के अंदर। और थालाकोइड ल्यूमन से स्ट्रोमा में जाते हुए उन्होंने क्या किया, एटीपी को बना दिया। ठीक हो गया सर जी, एटीपी को बना दिया। आगे चलो, हाउ मेनी मेम्ब्रेन्स डज O2 क्रॉस टू गेट आउट ऑफ क्लोरोप्लास्ट। O2 यहां बना था, यहां पर इसने सबसे पहले ये मेम्ब्रेन क्रॉस करनी है। इस मेम्ब्रेन का क्या नाम है, थालाकोइड मेम्ब्रेन। आगे क्या होगा कि थालाकोइड मेम्ब्रेन के अलावा इसने कौन सी मेम्ब्रेन्स क्रॉस करनी है, यहां पर लिखते हैं। सबसे पहली मेम्ब्रेन है तुम्हारे पास, एक तो ना इस पॉइंटर को थालाकोइड मेम्ब्रेन, क्या मैंने कहा, थाइलाकोइड मेम्ब्रेन। और तुम्हारे पास है क्लोरोप्लास्ट की इनर मेम्ब्रेन, क्लोरोप्लास्ट की इनर मेम्ब्रेन। और इसके अलावा तुम्हारे पास मौजूद है क्लोरोप्लास्ट की आउटर मेम्ब्रेन। इन्वेलप होता है ना क्लोरोप्लास्ट। तो कितनी मेम्ब्रेन्स को क्रॉस किया, 1 2 3, 3 मेम्ब्रेन्स को ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल ने क्रॉस करके रिप्लेनिशमेंट में अपना रोल प्ले करना है। ठीक है, ये बातें मेरा ख्याल है कि तुम्हें अब क्लियर हैं कि किस तरीके से केमियोस्मोसिस ऑपरेट कर रहा है। अब आओ जरा केल्विन साइकिल के ऊपर सबसे, और उससे पहले जरा यहां पर देखो, पीएसएल की एक निमोनिक मैं भूल गया बताना। पीएसएल पाकिस्तान सुपर लीग, इससे तुमने क्या याद रखना है, पंपिंग। पी स्टैंड्स फॉर पंपिंग। क्या मैंने कहा, पी स्टैंड्स फॉर पंपिंग। और ये पंपिंग कहां से होती है, मैं ग्रेडियंट की मूवमेंट की बात नहीं कर रहा, पंपिंग कहां से होती है, कहां से कहां तक, याद रखना, स्ट्रोमा से ल्यूमन में। स्ट्रोमा से ल्यूमन के अंदर पंपिंग होती है और फिर ल्यूमन में प्रोटॉन्स एक्यूमुलेट होते हैं। ठीक है, तो अगर तुमसे पंपिंग एक्शन पूछा जाए किस डायरेक्शन में हो रहा है, तो तुमने बताना है स्ट्रोमा से ल्यूमन के अंदर हो रहा है। लेकिन प्रोटॉन ग्रेडियंट में एटीपी की सिंथेसिस के लिए प्रोटॉन्स कहां से कहां मूव कर रहे हैं, फिर वो थालाकोइड ल्यूमन से स्ट्रोमा के अंदर मूव कर रहे हैं। ठीक है, केमियोस्मोसिस यहां पर जो है वो हमारा वाइंड अप होता है। अब चलते हैं डार्क रिएक्शंस की तरफ। डार्क रिएक्शंस देखो बच्चों, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, क्या ये लाइट की प्रेजेंस में हो सकते हैं या नहीं हो सकते। याद रखना, ये हो सकते हैं। लाइट इंडिपेंडेंट कहने का मकसद ही इनको ये होता है कि लाइट की जरूरत नहीं है इनको, उसके बगैर भी इन्होंने अपना फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर देना है। तो डार्क रिएक्शंस याद रखना तुम्हारे पास डिस्कवर किए थे केल्विन मेल्विन ने और उसके कोलीग्स ने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में। और इन्होंने क्या किया था कि कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने की कोशिश की थी। कार्बन डाइऑक्साइड क्या इनऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने रेडियो एक्टिव आइसोटोप C14 का इस्तेमाल किया। ये है केपीके की बुक की वर्डिंग, केपीके की बुक की वर्डिंग। इन्होंने रेडियो एक्टिव आइसोटोप C14 का इस्तेमाल किया कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, यानी कि ये वाला जो कार्बन तुम्हें नजर आ रहा है ये C14 है। ठीक है, और इसी के कारण इन डार्क रिएक्शंस को डिस्कवर करने की वजह से इन सबको मिला नोबेल प्राइज 1961 के अंदर। याद रखो, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आ सकती हैं डेट्स, अगर आ गई तो फिर इसको तुम्हें देखना तो पड़ेगा हर सूरत। लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस में हम सबसे पहले बात क्या करते हैं कि इसकी डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। सबसे पहली स्टेज में क्या होता है कि तुम्हारे पास CO2 कंबाइन करता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ, और तुम्हारे पास इस रिएक्शन को कैटालाइज कौन करता है, रिबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज, जिसको हम रुबिस्को भी बोलते हैं। क्या मैंने कहा, रुबिस्को भी बोलते हैं। इस रुबिस्को को मैं एक और नाम भी दे सकता हूं, रिबुलोज बिसफॉस्फेट ऑक्सीजनेज। तब ये ऑक्सीजन को फिक्स करता है, लेकिन वो रोल इसका फोटो रेस्पिरेशन के अंदर देखने को मिलता है।
इसको हम C3 पाथवे भी बोलते हैं। सर जी C3 पाथवे क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका इनिशियल प्रोडक्ट जो होता है वो एक 3 कार्बन कंपाउंड होता है। अभी तुम्हें आगे चलकर बताता हूं 3 कार्बन कंपाउंड क्या होता है। तो ये है इसकी इनिशियल स्टेजेस। इसमें क्या होता है, जरा स्टेजेस को सही से देखो। तुम्हारे पास पहली स्टेज है कार्बन फिक्सेशन। इस फिक्सेशन को कहते हैं इसलिए फिक्सेशन क्योंकि यहां पर इनऑर्गेनिक कार्बन एक ऑर्गेनिक कार्बन का, ऑर्गेनिक कंपाउंड का हिस्सा बनता है, ट्रांसफर होता है, और इसी के नतीजे में तुम्हारे पास जो कंपाउंड बनता है वो भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, यानी कि कार्बन की फिक्सेशन कर रहे हो तुम। फिर आता है रिडक्शन का फेज। इसमें तुमने कंपाउंड को रिड्यूस करना है, डेफिनेटली आगे चलकर बताऊंगा किसको रिड्यूस करना है, 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट को करते हैं। फिर आती है रीजनरेशन का फेज। इसमें तुमने ओरिजिनल CO2 एक्सेप्टर को, RuBP को रीजनरेट करना होता है। तो यानी साइकिल जहां से शुरू होगी अल्टीमेटली वहीं पर आकर वाइंड अप हो जाएगी। तो ये है इसकी 3 बड़ी कॉमन सी स्टेजेस। अब देखो कार्बन फिक्सेशन का प्रीकर्सर। प्रीकर्सर का मतलब होता है स्टेज को स्टार्ट करने वाला कौन सा है। तो प्रीकर्सर याद रखना है RuBP, रिबुलोज बिसफॉस्फेट होता है। अभी तुम्हें स्केच भी दिखाता हूं एक। इसका प्रोडक्ट क्या होता है? इनिशियल प्रोडक्ट होता है तुम्हारे पास 3PG, जो कि एक 3 कार्बन कंपाउंड है, 3-फॉस्फोग्लिसरेट। और याद रखना कि जो एसिमिलेटरी पावर और रिड्यूसिंग पावर लाइट रिएक्शन ने जनरेट की, उसमें से कुछ भी यहां पर इस्तेमाल नहीं होता। क्या मैंने कहा? कुछ भी यहां पर इस्तेमाल नहीं होता। फिर आता है रिडक्शन का फेज। इस रिडक्शन के फेज का प्रीकर्सर कार्बन फिक्सेशन का प्रोडक्ट होता है जिसको हम बोलते हैं 3PG, और इसका प्रोडक्ट होता है G3P जिसको हम ट्रायोज भी बोलते हैं। और अल्टीमेटली तुम इसी डार्क रिएक्शंस के नतीजे में ग्लूकोज और शुगर को भी प्रोड्यूस कर सकते हो, ठीक है। और यहां पर तुम्हें मैक्सिमम एनर्जी की यूटिलाइजेशन जो है वो नजर आती है। 6 ATP इस्तेमाल होते हैं और 6 NADPH, ठीक है। ये चीज तुम लोगों ने एसोसिएट करनी है। रीजनरेशन फेज की अगर हम बात करें तो इसका प्रीकर्सर तुम्हारे पास प्रोडक्ट होगा पिछले वाले फेज का जिसको हम बोलते हैं G3P, और इसका प्रोडक्ट क्या होता है? RuBP। रीजनरेशन ही करनी है ना RuBP की, और इसमें 3 ATP इस्तेमाल होते हैं। तो एनर्जी मैक्सिमम किस फेज में यूटिलाइज हो रही है? रिडक्शन फेज के अंदर। मिनिमम एनर्जी कहां यूटिलाइज हो रही है? कार्बन फिक्सेशन के अंदर। और मीडियोकर टाइप की एनर्जी कहां यूटिलाइज हो रही है? तुम्हारे रीजनरेशन के अंदर। तो ये एनर्जी का ऑर्डर आ सकता है तुम्हारे पास मैक्सिमम से मीडियम पे, मिनिमम पे, ठीक है। ये चीजें याद रखना। आगे चलो, आगे हमारे पास रुबिस्को को जरा सुन लो। रुबिस्को का जिक्र आना है आगे, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए रुबिस्को एक ऐसा एंजाइम है जिसकी 2 एक्टिव साइट्स होती हैं। एक वो जो कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करती है और एक वो जो ऑक्सीजन को फिक्स करती है। जब ये वाला काम होगा तो हम केल्विन साइकिल को डिस्कस करेंगे, जो अभी हमने करना है। ऑक्सीजन को करेगा तो हम फोटो रेस्पिरेशन को डिस्कस करेंगे, जो हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है। और रुबिस्को को हम ये भी कहते हैं इट इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन नेचर। वेरी इंपॉर्टेंट MCQs, डायरेक्ट पूछे जाने वाला सवाल, ठीक है। और इसका मैंने तुम्हें क्लोरोप्लास्ट के अंदर परसेंटेज भी जिक्र करके दी थी। 16% जो है वो इसका स्ट्रोमा सिर्फ और सिर्फ रुबिस्को एंजाइम ही ऑक्यूपाई करता है। अब देखो बच्चों, जरा अंडरस्टैंड करना। ये है तुम्हारा पहला हिस्सा जो तुमने अंडरस्टैंड करना है इस स्केच का, फिक्सेशन, कार्बन फिक्सेशन। ये है एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन डाइऑक्साइड। मैं इसको लेकर आया, एक RuBP और एक कार्बन डाइऑक्साइड आपस में मिलेंगे। ये है तुम्हारे पास 5 कार्बन कंपाउंड, ये है तुम्हारे पास 1 कार्बन कंपाउंड। तुम्हारे पास एक 6 कार्बन कंपाउंड बनेगा जो कि एक इंटरमीडिएट अनस्टेबल कंपाउंड होगा। इंटरमीडिएट अनस्टेबल कंपाउंड होगा एक 6 कार्बन कंपाउंड। लेकिन ये मैंने कहा कि अनस्टेबल है, तो ये स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए 2 के अंदर टूटेगा। तो एक 6 कार्बन कंपाउंड टूटेगा 2 3 कार्बन कंपाउंड में। अब मेरी बात गौर से सुनना, अगर मैं यहां 3 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल लेता तो मुझे यहां 3 RuBP के मॉलिक्यूल लेने पड़ते, तो अल्टीमेटली इसके नतीजे में 3 ही 6 कार्बन कंपाउंड बनते। अब एक 6 कार्बन 2 दे रहा है तो 3 कितने देंगे? 6 3 कार्बन कंपाउंड। और ये है फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ केल्विन साइकिल। क्या मैंने कहा? फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ केल्विन साइकिल। तभी इसको C3 पाथवे बोलते हैं। इसका नाम होता है 3-फॉस्फोग्लिसरेट, नॉट G3P, नॉट G3P। गलत करोगे सवालों को, 3PG बोलते हैं, 3-फॉस्फोग्लिसरेट। नेक्स्ट फेज जो तुमने अंडरस्टैंड करना है वो है तुम्हारा रिडक्शन फेज। अब क्या होगा? 3PG तुम्हारे पास उस एसिमिलेटरी पावर का इस्तेमाल करेगा। 3-फॉस्फोग्लिसरेट का मतलब यह है कि यहां पर सिर्फ और सिर्फ 3rd पोजीशन पर फॉस्फेट लगा हुआ है, यानी कि जितने भी 6 के 6 3-फॉस्फोग्लिसरेट में एक एक फॉस्फेट लगा हुआ है, तो इसको अब फॉस्फोराइलेट किया जाएगा 6 ATP की मदद से। एक के लिए 1 ATP, तो 6 के लिए 6 ATP। तो ये तुम्हारे पास फॉस्फेट देगा, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ये फॉस्फोराइलेट होगा और 2 जगह पर फॉस्फोराइलेशन तुम्हें नजर आएगी, एक 1st पोजीशन पर, एक 3 पोजीशन पर, और 6 ही 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट जो है वो प्रोड्यूस होंगे।
अब तुम्हारे पास इसको रिडक्शन फेज कहते क्यों है, इसको जरा स्पेसिफिक करते हैं। रिडक्शन फेज इसको कहते हैं इसलिए क्योंकि 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट अब 6 NADPH का इस्तेमाल करके खुद रिड्यूस होगा, हाइड्रोजन हासिल करेगा, हाइड्रोजन आएगा तो किसी को जाना पड़ेगा, वो जो 6 और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट हैं वो यहां से दफा हो जाएंगे और तुम्हारे पास 6G3P के मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे। यहां तक बातों को याद रखा है अभी तक तुम लोगों ने? 6G3P के मॉलिक्यूल्स जो है वो हमने बना लिए हैं। उसके बाद तुम्हारे पास इसमें से एक जो है वो शुगर फॉर्मेशन के अंदर अपना रोल प्ले करेगा और एक जो है और सॉरी बाकी 5 जो है वो तुम्हारे पास नेक्स्ट फेज के अंदर एंटर कर जाएंगे, जिसको हम कहते हैं रीजनरेशन का फेज। क्या मैंने कहा? रीजनरेशन का फेज। अब इस रीजनरेशन के फेज में क्या होगा, ये G3P जो है ये 3 कार्बन कंपाउंड है और इसके 5 मॉलिक्यूल्स यहां मौजूद हैं, तो इसका मतलब है यहां 15 कार्बन मौजूद हैं और अल्टीमेटली इससे जो कंपाउंड प्रोड्यूस होने वाला है वो एक 5 कार्बन कंपाउंड है जिसको बोलते हैं रिबुलोज फॉस्फेट। ये एक 5 कार्बन कंपाउंड है, तो इसमें भी 15 कार्बन सेटिस्फाई करने, तो इसके 3 मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, 3 मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होंगे। अब इसकी फॉस्फोराइलेशन करनी पड़ेगी तभी तो रिबुलोज बिसफॉस्फेट जनरेट होगा, क्योंकि ये तो 2 जगह पे फॉस्फोराइलेट है। यहां पर फिर से एटीपी आएंगे और तुम्हारे पास इन 3 को फॉस्फोराइलेट करने के लिए 3 ही एटीपी इस्तेमाल होंगे और 3 RUBP जो प्रीकर्सर था वापस से रीजनरेट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये चीजें एसोसिएट करना। तो कितने एटीपी इस्तेमाल किए? 9 एटीपी इस्तेमाल किए। सर कैसे 9 एटीपी इस्तेमाल की? 6 इधर इस्तेमाल की, 3 उधर इस्तेमाल किए। सर कितने NADPH? 6 NADPH जो है वो इस्तेमाल किए। अच्छा सर जी ये सब तो ठीक है, चलें साइकिल भी समझ में आ गई। यहां पर लिखा हुआ है 3, एग्जामिनर में कंफ्यूज करने के लिए यहां 15 दे दे और फिर हमसे पूछे कितने एटीपी इस्तेमाल हो रहे हैं, कितने NADPH इस्तेमाल हो रहे हैं, और ये कह दे कि भाई स्टार्च में कितने इस्तेमाल हो रहे हैं एटीपी NAD। कैसे कैलकुलेट करेंगे सर? कोई शॉर्टकट या कोई ऐसी चीज है? बिल्कुल एक शॉर्टकट और एक ऐसी चीज मौजूद है। जरा देखो इधर तुम्हारे पास ये एक फॉर्मूला है 3 to 1 का। 3 यहां पे रिप्रेजेंट कर रहा है एटीपी को, 2 रिप्रेजेंट कर रहा है NADPH को और 1 रिप्रेजेंट कर रहा है यहां कार्बन डाइऑक्साइड को। अगर एग्जामिनर तुम्हें कहता है कि ग्लूकोज को प्रोड्यूस करने के लिए कितने एटीपी, कितने NADPH, कितने कार्बन डाइऑक्साइड लगेंगे, तो तुमने करना कुछ भी नहीं है, तुमने देखना है इसमें कार्बन कितने हैं। तो तुम्हें पता है ग्लूकोज के अंदर होते हैं 6 कार्बन, तुमने इस 6 को यहां लिखना है और इसको मल्टीप्लाई कर देना अंदर। 6 3 18 एटीपी, 6 2 12 NADPH, 12 ही तुम्हारे 6 CO2 आएंगे, तो तुम्हें कार्बन डाइऑक्साइड का नंबर भी मिल गया, NADPH का भी मिल गया और 18 का। अब लेट्स से यहां सुक्रोज का कह देता, तो सुक्रोज होता है C12, तो 12 को यहां रखो, 12 3 36 एटीपी, 12 2 24 NADPH और तुम्हारे पास 12 CO2। सिंपल, कोई मुश्किल बात नहीं है, ये फॉर्मूला तुम्हें हर दफा हेल्प करेगा। अब आगे एक सवाल देखो, फॉर एवरी 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 एंटरिंग द केल्विन साइकिल कंबाइनिंग विद 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ RUBP 24 मॉलिक्यूल्स ऑफ G3P आर प्रोड्यूस्ड। बिल्कुल ऐसा होना भी है, 24 मॉलिक्यूल्स ऑफ G3P, ये अल्टीमेटली आगे वाले स्टेप की बात कर रहा है, ऐसा ही होगा। अब ये ना कहना 3PG सर यहां क्यों नहीं लिखा, ना लिखे बात तो फिर भी ठीक है, इतने ही G3P ने प्रोड्यूस होना ना आगे चल के, तो उसने एक एडिशनल आगे वाला स्टेप लिख दिया रादर देन लिखिंग द प्रीवियस स्टेप। द टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ G3P आर, तो 24 को देखो, एक G3P में है जी 1 G3P कंटेन्स 3 कार्बन, तो 24 G3P विल कंटेन 24 इंटू 3 क्या होता है? 72 होता है। तो जवाब क्या है? 72 कार्बन एटम्स तमाम G3P के मॉलिक्यूल्स के अंदर मौजूद होंगे। तो इस तरीके से तुमने कैलकुलेशन भी जो है वो करते रहनी है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। हमारे पास मौजूद है एवरी CO2 मॉलिक्यूल एंटरिंग द केल्विन साइकिल 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP एंड 2 ऑफ NADPH आर यूटिलाइज्ड। ठीक है, ये चीज तुम लोगों ने एसोसिएट करनी है। हर कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल कितने ATP चाहिए? 3, और कितने NADPH? 2। ठीक है, तो अब इसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड के नंबर बढ़ाते रहोगे, तो इसी रेशियो में तुमने ATP और NADPH को भी बढ़ाना है। ये तुम्हारी समरी है। तो इनपुट क्या हो, अगर ग्लूकोज को प्रोड्यूस करना है 6 CO2, 18 ATP, 12 NADPH आउटपुट होगा ग्लूकोज, और आउटपुट क्या होगा? 18 ADP और 12 NADP प्लस। अब यहां पर जरा ATP के फंक्शंस देख लो तुम। ATP को इस्तेमाल किया एक तो तुमने डार्क रिएक्शंस के अंदर, याद रखना ATP एक एसेंशियल केमिकल है लाइफ का। इसमें P जो है वो स्टैंड करता है इसके एंटायर फॉस्फेट ग्रुप के लिए। ATP एक मोनोन्यूक्लियोटाइड है या ट्राइन्यूक्लियोटाइड है? बताओ। ATP एक मोनोन्यूक्लियोटाइड है। मैं जब भी ATP का नाम पढ़ता हूं ना, मेरे ज़हन में ये वाला सवाल आ जाता है, ATP मोनोन्यूक्लियोटाइड है या ट्राइन्यूक्लियोटाइड? क्योंकि मेरा एक नाइटमेयर जुड़ा है ना इसके साथ, नाइटमेयर। ATP याद रखना है ये एक मोनोन्यूक्लियोटाइड है, इसमें 3 फॉस्फेट्स जो है वो मौजूद हैं। ठीक है, अब यहां पर हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड्स भी होंगे डेफिनेटली। 3 फॉस्फेट्स हैं तो 2 फॉस्फेट बॉन्ड्स भी मौजूद होंगे, हाई एनर्जी बॉन्ड है।
अब तुम अगर टर्मिनल फॉस्फेट को ब्रेक करते हो तो कितनी एनर्जी रिलीज होती है? 7.3 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। एनाबॉलिक रिएक्शन में इस्तेमाल होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व होता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन में हम पढ़ते हैं इसको, नर्व कंडक्शन में इसको पढ़ते हैं, वहां भी इन्वॉल्व हो रहा होता है जब तुमने सोडियम पोटेशियम पंप के अंदर इसको पढ़ना होता है। तो देयर आर बेतहाशा यूजेस ऑफ दिस एटीपी। ठीक है, अब जरा क्वेश्चंस देखो। केल्विन साइकिल ऑकर्स इन कहां पर होते हैं? ग्रेना में होते हैं या स्ट्रोमा में होते हैं? जवाब है इसका ये तुम्हारे पास स्ट्रोमा में होते हैं। ठीक है, स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोफिल में नहीं होते, रूट्स में नहीं होते। ठीक है, आगे चलो। इमीडिएट प्रोडक्ट फॉर्म्ड आफ्टर CO2 फिक्सेशन इन केल्विन साइकिल। इमीडिएट प्रोडक्ट हमने बताना है जो कि CO2 फिक्सेशन इन केल्विन साइकिल से बनता है। तो क्या होता है कि CO2 कंबाइन करता है RuBp के साथ और ये कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस करता है तुम्हारे पास 6 कार्बन इंटरमीडिएट को, जो कि एक अनस्टेबल कंपाउंड होता है, इमीडिएट कंपाउंड होता है 6 कार्बन इंटरमीडिएट। ठीक है, तो ये होता है इमीडिएट कंपाउंड। तो अनस्टेबल 6 कार्बन कंपाउंड ठीक है, 5 नहीं, 4 नहीं, ये 3 भी नहीं होता। ठीक है, आगे चलो। In light independent stage of photosynthesis, the CO2 combines with dash to form an unstable 6 carbon intermediate. Ribulose bisphosphate के साथ कंबाइन करता है, अभी तो देखा। Ribulose bisphosphate, हेक्सोस शुगर नहीं, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट नहीं, 9 फॉस्फेट भी नहीं होगा। ठीक है, आगे चलो। Stroma of the chloroplast carries the fixation of, स्ट्रोमा में फिक्सेशन होती कार्बन डाइऑक्साइड की, नाइट्रोजन की नहीं, ऑक्सीजन की नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड की नहीं। ठीक है, आसान सवाल, नम्स का सवाल है। इन केल्विन साइकिल CO2 रिएक्ट्स विद RuBp टू प्रोड्यूस। ये बार बार पूछे जाने वाला सवाल है, क्योंकि इसको लगता है ना कि आपको शायद ये लगे कि 3Pg जवाब देंगे बच्चे, जबकि बच्चे जवाब ये वाला गलत देंगे, क्योंकि यहां पर फॉरन जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है वो 6 कार्बन अनस्टेबल इंटरमीडिएट होता है। ठीक है, यहां पर आपको 3Pg भी नजर आ रहा है, G3P भी नजर आ रहा है। 3Pg सही है, बट इमीडिएट प्रोडक्ट क्या है? वो 6 कार्बन अनस्टेबल इंटरमीडिएट है। ठीक है, आगे देखो, ये भी नहीं है। आगे चलो। Which of the following molecules is reduced by accepting hydrogen in Kelvin cycle? कौन हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करता है केल्विन साइकिल में? तो हम जरा स्टेप्स को रिकॉल करें तो तुम्हें नजर आता है 3Pg से तुम्हारे पास 1,3-BPG बनता है। क्या सर बनता है? बिल्कुल बनता है। यहां पर क्या होता है? ATP का मॉलिक्यूल यूटिलाइज होता है एक को इसमें कन्वर्ट करने के लिए। अब ये तुम्हारे पास NADPH को यूटिलाइज करता है, NADPH की पावर को, और G3P बनाता है। तो अब इससे हाइड्रोजन इधर जाएंगे और फॉस्फेट यहां से निकलेगा। तो हाइड्रोजन किसने लिए? इसने लिए, 1,3-BPG ने। तो यही तुम्हारे पास रिड्यूस हो रहा है। तो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट नहीं, रिबुलोज बिसफॉस्फेट नहीं, 3 फॉस्फोग्लिसरेट नहीं, 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट बिल्कुल ठीक है, यही रिड्यूस हो रहा है। आगे चलो, इसलिए मैं कह रहा हूं स्टेप्स बड़े क्रूशियली तुम्हें पता होने चाहिए। फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड यूनिट। हाँ, अब देखो, अब उसने बात की है स्टेबल की, तो स्टेबल में तुम क्या बताओगे? ग्लिसरल G3P का नाम लोगे? नहीं। रिबुलोज बिसफॉस्फेट का नहीं, 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट नहीं, 3 फॉस्फोग्लिसरेट 3Pg का नाम लोगे। G3P और 3Pg को भी कंफ्यूज नहीं करना। ठीक है, आगे हमारे पास मौजूद है एक और सवाल। द नंबर ऑफ ATP यूज्ड टू प्रोड्यूस 1 ग्लूकोज इन केल्विन साइकिल। मैंने तुम्हें बताया है, अगर इस तरह का कोई सवाल आए तो ग्लूकोज को देखो, इन नम्स में पूछा हुआ भी है। ग्लूकोज में होते हैं 6 कार्बन, तो 6 को मल्टीप्लाई करो 3, 2, 1 के फॉर्मूला से। 3 यहाँ ATP को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो ATP पूछ रहा है। 6, 3 18 ATP, जवाब है 18 ATP। कोई टाइम ही नहीं लगा इसको हल करने के लिए। ठीक है, ये भी हमारे पास हल होता है। आगे हमने अब पढ़ना है, अपने रेस्पिरेशन के टॉपिक को फाइनली शुरू करना है, लेकिन उससे पहले हमें एनारोबिक रेस्पिरेशन को देखना पड़ेगा। तो ये यहाँ पे नम्स के ऑफिशियली लेक्चर जो हैं वो खत्म होते हैं। अब हम इंशाल्लाह पढ़ते हैं अपने MD-CAT पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को। वैसे एनारोबिक रेस्पिरेशन भी शामिल कोई नहीं है MD-CAT के सिलेबस में, लेकिन मैं यहाँ, मेरा ख्याल है कि पढ़ लेना चाहिए एनारोबिक रेस्पिरेशन को, जरा सुन लेना। ठीक है, अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो। और अगर कोई भी बच्चा MD-CAT का देख रहा है, जो बच्चे नहीं सुनेंगे क्योंकि वो पिछले लेक्चर नहीं सुनते आ रहे थे, तो आपने उनको कह देना है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन को पढ़ दो। ठीक है, फायदा ही रहेगा, क्योंकि उससे तुम्हारी बेस बन जाएगी। ग्लाइकोलिसिस तो दोनों रेस्पिरेशन में होता है ना, चाहे एरोबिक हो चाहे एनारोबिक हो। तो ग्लाइकोलिसिस को जब तुमने पढ़ना है तो तुम्हें ग्लाइकोलिसिस का रिलेशन पता होना चाहिए कि ये एनारोबिक का भी पार्ट है और एरोबिक का भी पार्ट है। ठीक है, तो पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।